Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So our today's chapter is chapter number 5, which is coal and petroleum. So let's start. As we know, we use various materials for our basic needs. हम अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं. Some of them are natural and some of them are man-made. कुछ उसमें नेचुरली हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ को ह्यूमंस के थ्रू बनाया जाता है, ह्यूमंस उनको बनाते हैं. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचर में अवेलेबल होते हैं उनको हम डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पाए जाते हैं नेचर में, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो दो तरह के होते हैं. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनका मतलब क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल से वर्ड से आपको पता लग रहा है. सो दीज आर द रिसोर्सेज which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिनको हम कितना भी यूज करें, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज उन पर करें, वो खत्म नहीं होंगे. जैसे सनलाइट का हम यूज करते हैं, सोलर एनर्जी हमें मिलती है, एयर से हमें विंड एनर्जी मिलती है. तो इन रिसोर्सेज को हम कितना भी यूज करें, हमें क्या होगा, इनका लॉस नहीं होगा. बट इफ वी टॉक अबाउट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और अगर इन पे एक लिमिट के अपर अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, इसको वाइजली इनको यूज नहीं किया जाता है, तो क्या होगा, एक डे ऐसा आएगा ये रिसोर्सेज कंप्लीटली अर्थ से खत्म हो जाएंगे. लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल्स एक्सेट्रा. ये रिसोर्सेज जो है, क्या होगा, अगर फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली कट करें, हम न्यू प्लांट ग्रो ना करें, तो एक दिन फॉरेस्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, विच will cause harm to our environment. Okay. इस चैप्टर में हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो कि क्या होते हैं? फॉसिल्स. यानी कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जैसे कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये किससे बने थे? ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब नेचुरल डिजास्टर्स हुई थी या नेचुरल कैलामिटीज जब आई थी, जैसे फ्लड्स वगैरह, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे, ट्रीज थे या फिर एनिमल्स थे, इनके डेड होने के बाद, डिकेइंग मटेरियल से डिके होने के बाद, जो भी इनका बॉडी पार्ट बचे थे, लाइक बोन्स या जो भी सब्सटेंसेस इनके बच गए थे या रिमेन रहे थे, उनसे उन्हें क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. और जो इनसे फ्यूल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कोल. सो व्हाट इज कोल? यानी कोयला. इट इज अ फॉसिल फ्यूल. एज वी टॉक्ड अर्लियर, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो कि डेड ऑर्गेनिज्म की रिमेनिंग्स जो होती है, दीज आर फॉसिल्स. एंड जो उनसे फ्यूल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. सो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल एंड इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. एक स्टोन कितना हार्ड होता है, उतना ही हार्ड एक कोल का पीस होता है, और ये ब्लैक इन कलर होता है, और इसमें एक लश्चर होता है, चमक होती है. ओके. अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, कोल कैसे बना था या कोयला कैसे बना था, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट दिखाया गया है. फॉरेस्ट से अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोल की फॉर्मेशन हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था? 300 मिलियन ईयर अगो अर्थ पे क्या थे? डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग
वेटलैंड एरियाज में, यानी कि जो निचले इलाके थे कोस्टल एरियाज के, वहां पे डेंस फॉरेस्ट थे, घने वन थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग और स्टॉर्म्स और सुनामीज व्हाटएवर, इन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ये फॉरेस्ट क्या हुए, बरिड हुए, यानी कि जमीन में दब गए या धस गए। उसकी वजह से सोइल की लेयर्स उस पर बनती गई पार्शली। जो ऑर्गेनिजम्स थे या प्लांट्स ट्रीज जो भी उस फॉरेस्ट में थे, उनके दबने से उनका डिकम्पोजिशन हुआ। तो कोल की फर्स्ट फॉर्म जो होती है पीट, यानी कि सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है दैट इज कॉल्ड पीट, उसका फॉर्मेशन हुआ पार्शियली, नॉट कंप्लीटली डिकम्पोजिशन, पार्शियल कंपोजिशन डिकम्पोजिशन उनका हुआ और पीट की फॉर्मेशन हुई। देन पीट जो थी वो कंप्रेस होती गई, बिकॉज ऊपर से जैसे जैसे सॉइल की लेयर्स बनती गई वैसे वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता गया। रॉक्स की वजह से उस पर प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर बनता गया लेयर्स में, एंड जैसे जैसे प्रेशर बना, लैक ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर की कंडीशन आई और उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोल्स की फॉर्मेशन हुई। और अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड ऑर्गेनिजम्स स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के जो ऑर्गेनिजम्स बरे हुए थे सॉइल में, उनसे क्या हुआ, कोल की फॉर्मेशन हुई। ओके, नेक्स्ट, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है कार्बन की। सो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो जो कोल फॉर्मेशन का जो सारा प्रोसेस है, उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन। एज वी सो देयर वर 4 टाइप्स ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। तो इनमें कार्बन परसेंटेजेस कितना होता है, पीट में 10 to 15% कार्बन, लिग्नाइट जो कोल होता है उसमें 25 to 35% कार्बन, बिटुमिनस 45 to 86% कार्बन, एंड एंथ्रेसाइट में 86 to 97% carbon. So anthracite is the best quality of coal rather than others. It was all about the formation of coal. Now if we talk about uses of coal, then it is used as a fuel to cook food. अपने क्या होता है, घरों में खाना बनाते हैं, मेनली विलेजेस में इसका यूज होता है कुकिंग, फूड कुकिंग के लिए। उसके बाद रेलवेज को रन करने के लिए कोल का यूज होता है एज अ फ्यूल। रेलवेज में क्या होता है, जब कोल का यूज किया जाता है तो इसमें एक स्टीम बनती है कोल को बर्न करने पे, और जिसकी वजह से रेलवे के जो इंजन्स होते हैं वो रन करते हैं। इसके बाद कोल का हाईली जो इसका यूज है, मेजर यूज है, वो है थर्मल पावर प्लांट्स में फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, एंड वेरियस इंडस्ट्रीज में भी एज अ फ्यूल कोल का यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एयर, जब कोल को जलाया जाता है तो क्या होता है, इट मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कोल गैस, एंड अदर प्रोडक्ट्स आर कोक एंड कोल tar, विच आर सीक्वेंस में हम देखें तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में इसके प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट कोक, सो इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ यानी कि हार्ड, पोरस जिसमें छेद होते हैं, पोर यानी कि होल्स, एंड ब्लैक सब्सटेंस, एंड इट इज सॉलिड स्टेट में होता है कोक। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन की प्योर फॉर्म कोल के प्रोडक्ट्स में होगी, वो सबसे अच्छी फॉर्म किस में होगी, कोक में।
नॉट इन कोल तार और कोल गैस। अब इसमें हम देखें तो कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। स्टील को बनाने में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कोक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कोल तार। Coal tar is a black thick liquid and a mixture of about 200 substances. कोल तार क्या होता है? एक ब्लैक कलर का मिक्सचर होता है। जैसे आप देखते हो जब रोड्स बनती है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, तो स्टोन्स के ऊपर जब एक ब्लैक लिक्विड लास्ट में डाला जाता है, दैट इज कोल तार। वो क्या करता है? स्टोन्स की पकड़ को मजबूत करता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। जब कोल तार बनता है तो इसके साथ में 200 अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं। ओके, सो कोल तार का यूज किस में किया जाता है? कई तरह के सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। उन सब्सटेंसेस की प्राइमरी जो यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। सिंथेटिक डाइज बनाने में, एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक जो होते हैं वो बनाने में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स एंड नेफ्थलीन बोल्स। नेफ्थलीन बोल्स क्या होती है? जो हम कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों को मोस्टली सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं उनको मोथ्स यानी कि जो भी कीड़े पड़ जाते हैं कपड़ों में, हम कहते हैं कि कीड़ों ने काट दिया, तो उन मोथ्स से बचाने के लिए नेफ्थलीन बोल्स का यूज किया जाता है, जो किससे बनती है? कोल तार से। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट कोल गैस, सो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल को बर्न करने पे कोक ऑब्टेन किया जाता है, उसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग कोल गैस बनती है। फर्स्ट टाइम जो कोल गैस यूज की गई थी वो थी लंदन में 1810 में। ये किस लिए यूज की गई थी? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए। एंड उसके बाद में आज के टाइम में नाउ डेज इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज के टाइम पे लाइट के लिए इसका यूज ना करने की बजाय इसका यूज हीट के लिए किया जाता है। So it was all about coal, the first natural resource we talked about. Now comes petroleum. What is petroleum? Petroleum is naturally occurring liquid found beneath the earth's surface that can be refined into fuel. Petroleum क्या है? जैसे कोल हमें मिल रहा था अंडर द अर्थ, वैसे ही पेट्रोलियम भी मिलता है बीनीथ द अर्थ। एंड इसको रिफाइन करने पे यानी कि इसको गर्म करने पे इसे जो नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, मीनिंग दैट इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसका मतलब पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, इसका मतलब क्या है कि ये भी कोल की फॉर्मेशन हुई थी, वैसे ही इसको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। और कैसे बना? ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके डिकम्पोजिशन से, उनकी डेथ, आफ्टर डेथ जब उनकी डिकम्पोजिशन हुई उसकी वजह से पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हुई। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। कोल की फॉर्मेशन हुई थी फॉरेस्ट में जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनकी वजह से, लेकिन पेट्रोलियम किससे बना? जो एक्वेटिक एनिमल्स थे यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स थे उनकी वजह से। ओके, एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे जैसे वो ऑर्गेनिजम्स मरे, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी बॉडी को क्या हुआ? सी के बॉटम में बैठती गई या सी के बॉटम में चली गई। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और जो भी सी वाटर में सैंड थी या क्ले थी उसके अंदर दबने लगे, ऊपर उनकी सैंड की और क्ले की लेयर्स बनने लगी। और मिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे बहुत सारे साल गए, क्या बॉटम में क्या होता है? लैक ऑफ
एयर होती है, और मोस्टली जैसे जैसे उसके ऊपर लेयर्स बन जाएगी सैंड की, तो क्या होगा, नीचे एयर एब्सेंट होगी और प्रेशर हाई होगा, क्योंकि जैसे अपने एक लीफ ली, उसके ऊपर अपने बुक्स रखी, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा एंड हीट जनरेट होगी। इसी तरह से जैसे जैसे उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लेयर्स बननी स्टार्ट हुई, काफी सारी लेयर्स बनी, तो क्या होगा, उन पे प्रेशर बना एंड प्रेशर बनने से क्या हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या हुआ, पेट्रोलियम में चेंज होते गए, और पेट्रोलियम के साथ साथ उसमें नेचुरल गैस मिलती गई। अब लुक एट द पिक्चर, इसमें हम देखें तो नीचे क्या है, ये एक सी की इमेज वी कैन से। इसमें सबसे नीचे क्या है, रिजर्वोयर रॉक है, जो कि पानी का रिजर्वोयर होता है, जलाशय, यानी कि जो पानी का स्टोरेज रखती है। ओके, उसके ऊपर क्या है, ऑयल की लेयर है एंड देन गैस की लेयर। इसमें क्या किया जाता है, ऊपर से एक वेल को ड्रिल किया जाता है, यानी कि एक कुआं खोदा जाता है, और उसके अंदर से जैसे ही कुआं खोदेंगे तो गैस को पाइप्स के थ्रू निकाला जाता है, और उसके बाद में ऑयल को निकाल लिया। ये ऑयल जो होता है ये क्रूड ऑयल होता है, यानी कि कच्चा तेल होता है, इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, सो अब इस पिक्चर में ही हम देखें तो you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? ऐसा क्यों है कि पानी के ऊपर तेल और गैस की लेयर है? ऐसा इसलिए बिकॉज वाटर इज मोर डेंसर देन ऑयल एंड गैस। इस वजह से डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी हाई होने की वजह से ऑयल और गैस जो है वो इसमें मिक्स नहीं होते। ओके ओके, हेयर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए इन 1859। वर्ल्ड का जो सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था, या सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकाला गया था, वो कहाँ पे था, यूएसए में, पेंसिल्वेनिया में 1859। उसके बाद में अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये रिजर्व्स, जो ऑयल रिजर्व्स है वो है ओनली इन असम, गुजरात, मुंबई है जहाँ पे अरेबियन सी है, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। सिर्फ इन्हीं जगहों पे पेट्रोलियम या फिर ऑयल वेल्स हैं, सो हमें इनको बहुत वाइजली एंड लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए, because once they got finished then we cannot get back them over millions of years. Okay, अब as I told you, हम जो ये पेट्रोलियम लेते हैं that is called crude oil, because कच्चा तेल है, इसको हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसकी रिफाइनिंग की जाती है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। पेट्रोलियम में क्या होता है, एक डार्क लिक्विड ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोलियम, और इसकी जो ओडोर होती है, यानी कि इसकी जो स्मेल होती है, दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं होती है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. इसमें काफी तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन सभी कंपोनेंट्स को उस ऑयल से सेपरेट करने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी। जब हम इस पेट्रोलियम को बर्न करते हैं या फिर बॉईल करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे इसको गर्म किया जाता है। इसको एक फ्रैक्शनिंग कॉलम में, जो आप साइड में देख रहे हो, इस एज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनिंग कॉलम। इस कॉलम में जब पेट्रोलियम
ऑयल को डाला जाता है या क्रूड ऑयल को डाला जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं तो हमें एलपीजी गैस मिलती है, जो कि हम डेली लाइफ में हमारी यूज होती है एलपीजी सिलेंडर्स में, किचन में। नेक्स्ट हम बात करें 70 डिग्रीज की। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कई तरह के केमिकल्स प्रोवाइड होते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं। देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पेट्रोल मिलता है, जो कि जो लाइट इंजन्स होते हैं व्हीकल्स के, लाइक मोटर बाइक, स्कूटी, कार, इन सब में यूज किया जाता है। और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैराफिन ऑयल या फिर केरोसिन हमें मिलता है, जो कि जेट फ्यूल्स जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स में, जेट्स में। और 270 डिग्री पे डीजल ऑयल हमें मिलता है, जो कि काफी डेंस होता है और हाई जो इंजन होते हैं, हैवी इंजन्स जो होते हैं लाइक ट्रक हो गया, जीप हो गया, इनके इंजन्स में यूज किया जाता है। और उसके बाद 270 डिग्री से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्सेस, पॉलिशेस, फ्यूल्स एक्सेट्रा। ओके। और जो उसके 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जो लास्ट में कार्बन रेसिड्यू बचता है दैट इज कॉल्ड बिटुमेन, और उसका यूज किया जाता है। जो हम पहले कोल तार का यूज करते थे उसकी जगह पे अब बिटुमेन का यूज किया जाता है। ओके। अब यहाँ पे आपको यूजेस अगेन आपको बताए गए हैं। जैसे एलपीजी है, पेट्रोलियम गैस है, तो इसका यूज होता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज में। होम्स में बताया मैंने एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं किचन में। पेट्रोल का यूज मोटर फ्यूल्स में होता है। ओके। एविएशन फ्यूल हो गया। उसके बाद केरोसिन जो है वो स्टोव्स में यूज होता है, लैंप्स में होता है, जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है। देन डीजल काफी जो हैवी मोटर इंजन्स वाले व्हीकल होते हैं उनमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। उसके बाद में उसके बाद में लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेशन में यूज होता है। पैराफिन वैक्स है, उससे ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं। कैंडल्स एंड वैसलीन, पेट्रोलियम जेली जिसे बोलते हैं, उसको बनाने में यूज किया जाता है। एंड देन बिटुमेन की हम बात करें तो पेंट्स बनाने में और रोड सरफेसिंग में। जहां हम पहले कोल तार का यूज करते थे, आज के टाइम पे बिटुमेन का यूज किया जाता है। ओके। सो यहाँ पे पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को, बिकॉज इट हैज अ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। जैसे गोल्ड के जो गोल्ड है उससे वो क्या है, कमर्शियल क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो गोल्ड बहुत अच्छी बना सकता है। उसी तरह से पेट्रोलियम जो है वो काफी एक्सपेंसिव होता है और इस वजह से इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और in our previous chapter we talked about पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से सब्सटेंसेस जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं वो क्या होते हैं, उन सब्सटेंसेस को जो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो भी हमें इम्पोर्टेंट या यूजफुल सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ओके। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर प्लास्टिक्स। इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, पॉलीथीन बनाने में और अदर प्लास्टिक्स बनाने में यूज किया जाता है। ओके, इट वाज अबाउट पेट्रोलियम। नेक्स्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल।
और फॉसिल गैस क्या होती है? ये फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल गैस है। सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी क्या है कि ये पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ओके, एंड नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसे हाई प्रेशर के साथ इसको बहुत अच्छे से स्टोर किया जा सकता है, और इस वजह से इसे क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सीएनजी जो है वो किस लिए? पावर जनरेशन में यूज होती है, एंड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, और व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है बिकॉज इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। और नेचुरल गैस का यूज जो है वो काफी तरह के मटेरियल्स बनाने में, काफी तरह के केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। और इंडिया में जो है नेचुरल गैस के बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। इंडिया में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा, इन सब एरियाज में क्या है? नेचुरल गैस के अच्छे सोर्सेज है या फिर रिजर्व्स है। अब नेचुरल गैस से क्या होता है? हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है, और उस गैस का यूज फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके, सो we have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest minerals etc. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं या रिसोर्सेज हैं जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और एग्जॉस्टेबल है। अगर इनका वाइजली यूज नहीं किया गया तो ये क्या होंगे? एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो वी नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स है, तो ये भी डेंजर में है। इट required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels, और इन फ्यूल्स को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और डेड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होगा, फिर उन पे लेयर्स बनेंगी, तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम बात करें तो नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 years, और जो भी इन फ्यूल्स के, कोल के, पेट्रोलियम के, इनके जो भी रिजर्व्स है वो कुछ 100 सालों तक ही चलने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। और अगर जैसे जैसे ये सब्सटेंसेस जो है या फ्यूल्स जो जलते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, पोल्यूशन कॉज होगा तो इस वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग रेट भी बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग रेट के बढ़ने से एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसी के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जो इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो पेट्रोल और डीजल को कंजर्व करने के लिए कुछ सजेशंस देते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ड्यूरिंग ड्राइविंग हमें क्या करना चाहिए? ड्राइविंग जो है वो एकदम कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे होनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज। उसके बाद में अगर हम किसी सिग्नल पे हैं, रेड लाइट है, या हमें किसी का वेट करना है, तो हम क्या करें? जो गाड़ी का इंजन है उसे हम स्टॉप कर दें, स्विच ऑफ कर दें, एंड देन टायर प्रेशर का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल की रेगुलर उसकी सर्विसेज वगैरह करवानी चाहिए, रेगुलर उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली हमें रखनी चाहिए। So that's all about our topic और चैप्टर। हमें वाइजली अपने रिसोर्सेज का यूज करना है, अदर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखना है, एंड जितना नेसेसरी हो उतना ही इन फ्यूल्स को यूज करें। अगर नहीं नीड, वी कैन गो बाय बाईसाइकिल और बाय फुट। सो इन दैट कंडीशन स्टॉप
stop using vehicles. Okay, so in this chapter we have learned about coal, petroleum, natural gas. These are fossil fuels. Fossil fuels were formed from the dead remains of organisms millions of years ago. कैसे बने थे? फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो ऑर्गेनिज्म जब डेड हुए उनके डिकम्पोजिशन से उनके ऊपर जब लेयर्स बनी सॉइल की, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हुई और अलग अलग फेजेस के अकॉर्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन फ्यूल्स की फॉर्मेशन हुई. फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. अगर इनका वाइजली यूज नहीं किया गया, लिमिटेड यूज नहीं किया गया, तो ये क्या होंगे? एक दिन खत्म हो जाएंगे. कोक, कोल tar एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. ओके, एंड petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oils, these all were the products of petroleum. And instead of coal tar we can use bitumen for road surfacing. And in last, coal and petroleum resources are limited, so we should use them wisely and limitedly. Okay, I hope you understood very well. Thank you.